हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। आइए फ्रेंड्स, मॉक टेस्ट की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम डिस्कस कर लेते हैं 13th मॉक टेस्ट को। इससे पहले हमने 12 मॉक टेस्ट डिस्कस कर लिए हैं। कुल मिलाकर अभी तक हमने 300 एमसीक्यूज जीएस के सॉल्व कर लिए हैं। ये 300 एमसीक्यू आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक एमसीक्यू एनालिसिस के बाद, रिसर्च के बाद आपके सामने आया है। तो इन सभी मॉक टेस्ट को बहुत ही सिंसियरली आप लोग फॉलो करें। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क बीन एस्टेब्लिश्ड? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। पेट्रोग्लिफ का मतलब होता है शिलालेख। भारत का पहला पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क लद्दाख के लेह में स्थापित किया जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, लद्दाख। लद्दाख में न्योलिथिक पीरियड यानी कि 10,000 बीसी से लेकर अब तक के हमको शिलालेख देखने को मिलते हैं। इन रॉक पेंटिंग्स को डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज की वजह से खतरा है, इसलिए यहाँ पर इनको कंजर्व किया जा रहा है। लगभग 400 पेट्रोग्लिफ साइट्स हैं लद्दाख में, जहाँ पर चीनी, अरबी, संस्कृत जैसी भाषाओं में शिलालेख मिलते हैं। नेक्स्ट, महानालोबिस रणनीति के अनुसार आर्थिक विकास मुख्यतः किस क्षेत्र में निवेश द्वारा संचालित होना चाहिए? According to the Mahalanobis strategy, growth should be primarily be driven by investment in कृषि निवेश, उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र, कंज्यूमर गुड्स सेक्टर, पूंजीगत वस्तु क्षेत्र, कैपिटल गुड्स सेक्टर, आयात आधारित सेवा क्षेत्र, इंपोर्ट लेड सर्विस सेक्टर। पीसी महानालोबिस द्वारा सेकेंड 5 ईयर प्लान जो कि 1956 से लेकर 61 तक चला था, उसकी स्ट्रेटेजी का मेन ऑब्जेक्टिव कैपिटल गुड्स सेक्टर का विकास करना था। इसका मानना था कि यदि देश में मशीन, भारी उद्योग और उत्पादन के साधन स्वयं बनाए जाएंगे तो भविष्य में उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बनेगी। इसलिए इस मॉडल में हैवी इंडस्ट्रीज और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को प्राथमिकता दी गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सी, कैपिटल गुड्स सेक्टर, पूंजीगत वस्तु क्षेत्र। नेक्स्ट, ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? Who initiated Operation Deep Manifest? CBI, NIA, DRI, IB। पाकिस्तान से अवैध रूप से लाए जा रहे सामान को रोकने के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि DRI ने ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट शुरू किया था। इस पूरे ऑपरेशन में DRI ने लगभग 9 करोड़ का सामान जब्त किया। DRI की स्थापना 1957 में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और ये CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अंतर्गत काम करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मध्य आसन सभा के संस्थापकों में से एक था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ रहनुमाई मध्य आसन सभा? मोहम्मद इकबाल, दादाभाई नारोजी, आत्माराम पांडुरंग, केशव चंद्र सेन। रहनुमाई मध्यासन सभा की स्थापना 1851 में बॉम्बे में हुई थी। इसका उद्देश्य था पारसी समाज में सामाजिक और धार्मिक सुधार लाना। इसके संस्थापक थे दादाभाई नारोजी, नारोजी फर्दंगजी और SS बंगाली। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, दादाभाई नारोजी। यहाँ पर इस पॉइंट को नोट करिएगा कि आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी और केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ए, अवसादी चट्टानें पदार्थ के निक्षेपण तथा उसके बाद जल निकायों या पृथ्वी की सतह पर उसके सीमेंटेशन से बनती हैं। सेडिमेंटरी रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन एंड सब्सिक्वेंट सीमेंटेशन ऑफ मटेरियल्स विद इन बॉडीज ऑफ वाटर एंड एट द अर्थ सरफेस। बी, बेकाल चट्टानें धुले हुए पदार्थों के विलयन से अपक्षेपित होकर बनती हैं। बेकाल रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम डिसॉल्व्ड मटेरियल्स दैट प्रेसिपिटेट फ्रॉम द सोल्यूशन। अग्रहण चट्टानें मैग्मा या लावा के ठंडा होकर ठोस बनने से बनती हैं। इग्निशियस रॉक्स आर फॉर्म्ड थ्रू द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। कायांतरित चट्टानें पृथ्वी की सतह के नीचे अधिक ताप एवं दबाव के कारण बनती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स में बी फॉर्म्ड डीप बीनीथ द अर्थ सरफेस अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पर ऑप्शन ए, सी और डी एकदम सही है। यहाँ पर ऑप्शन भी गलत है क्योंकि बेकाल रॉक्स बेसिकली जो रशिया में बेकाल लेक है वहाँ पर जो चट्टानें मिलती हैं उन्हीं को बेकाल रॉक्स कहा जाता है। यहाँ पर बाकी जो 3 कथन है ए, सी और डी वो पूरी तरह सही हैं। नेक्स्ट,
मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने मुगल सेवा किसके शासनकाल में स्वीकारी थी? सिसोदिया राजपूत रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विसेज ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, जहांगीर, बाबर, औरंगजेब। राणा अमर सिंह प्रथम ने 1615 में जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगलों से संधि की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, जहांगीर। इस संधि के अनुसार उनके पुत्र करण सिंह ने मुगल दरबार में सेवा दी थी। इस समझौते से अकबर और महाराणा प्रताप के समय से चला आ रहा एक लंबा मुगल और मेवाड़ संघर्ष समाप्त हुआ था। एग्जाम में आपको 1615 की मेवाड़ की संधि के रूप में भी यह प्रश्न देखने को मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, संसद में किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी प्रश्न का निर्णय करते समय राष्ट्रपति किसका मत प्राप्त करेंगे? While deciding any question relating to the disqualification of a member of parliament, the president shall obtain the opinion of Chief Justice of India, Election Commission of India, Attorney General of India, Speaker of the Lok Sabha। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 103 में डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित सभी प्रोविजंस दिए गए हैं। वहां पर यह बताया गया है कि राष्ट्रपति जब भी एमपी के रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड कर रहे हों तब उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की राय प्राप्त करनी चाहिए, और ये जो डिसीजन होता है वो उन्हीं की राय पर बेस्ड होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये तो बात हुई डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी यानी कि सांसद की। अगर यहाँ पर विधायक की बात करें तो विधायक की डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय गवर्नर करते हैं, और उसके लिए आर्टिकल है 192। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, जब आप तेज रोशनी वाले स्थान से मंद रोशनी वाले कमरे में जाते हैं तो प्रारंभ में वस्तुएं क्यों दिखाई नहीं देती? Why can you not see objects in a dimly lit room when you come from a brightly lit room? A. कॉर्निया पुतलियों को संकुचित कर देती है जिससे कम प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है। The cornea contracts the pupil to allow less light to enter the eye. B. विट्रियस ह्यूमर पुतलियों को फैला देता है जिससे कम प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है। The vitreous humor dilates the pupil to allow less light to enter the eye. C. Iris नेत्र लेंस को फैला देती है जिससे कम प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है। The iris dilates the eye lenses to allow less light to enter the eye. D. iris पुतली को संकुचित कर देती है जिससे कम प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है। The iris contracts the pupil to allow less light to enter the eye. तेज रोशनी में आयरिस पीपल को संकुचित कर देती है ताकि कम प्रकाश आंखों में प्रवेश करे। तो यहाँ पर राइट आंसर है डी। जब आप अचानक डिमली लिट रूम में प्रवेश करते हैं तब कुछ समय तक पुतली छोटी ही रहती है, इसलिए पर्याप्त प्रकाश रेटिना तक नहीं पहुंच पाता और वस्तुएं हमको साफ दिखाई नहीं देती। कुछ देर बाद आयरिस पुतली को फैला देती है जिसके बाद अधिक प्रकाश आंखों में आता है और हमको चीजें सामान्यतः दिखने लगती हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आयरिस प्यूपल के साइज को कंट्रोल करता है। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको ये मॉक टेस्ट यूज़फुल लग रहे हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स एग्ज़ाम से पहले आपको हर सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट में ही आपको पता चलता है कि आपके वीक एरियाज़ क्या हैं, किस तरह से आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है, कौन से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है। रोज़ एक मॉक टेस्ट लगाने की आदत जरूर डालें। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर भी हमने 50 नए मॉक टेस्ट तैयार करे हैं जो कि लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर हैं, सेक्शनल टाइमिंग के साथ। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस चारों ही सब्जेक्ट के लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इस मॉक टेस्ट को भी आप देख सकते हैं जहाँ पर आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही आपको रियल एग्जाम के लिए तैयार करते हैं। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इन मॉक टेस्ट को क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश वेनेजुएला का पड़ोसी देश नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेबरिंग कंट्री ऑफ वेनेजुएला? कोलंबिया, ब्राजील, गुयाना, पेरू। वेनेजुएला साउथ अमेरिका के उत्तरी छोर पर है। इसके पश्चिम में कोलंबिया है, दक्षिण में ब्राजील और पूर्व में गुयाना। वेनेजुएला के उत्तर में कैरेबियन सी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, पेरू। पेरू वेनेजुएला का पड़ोसी देश नहीं है। 3 जनवरी 2026 को यूएसए ने वेनेजुएला की राजधानी पर अटैक किया था। ये लार्ज स्केल एयर स्ट्राइक थी जिसको ऑपरेशन सदर्न स्पेयर के नाम से जाना जाता है। उसी के बाद से वेनेजुएला सुर्खियों में है, इसलिए यहाँ से हमको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेज इज परफॉर्म्ड बाय द संथाल ट्राइब ऑफ झारखंड? चीका दसाई, कोली, कोलकली, घूमर।
जीका दसाईं झारखंड की संथाल जनजाति का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, जीका दसाई। ये डांस विशेष अवसरों पर, त्योहारों पर और सामूहिक उत्सवों पर किया जाता है। इसमें पुरुष महिला पारंपरिक वेशभूषा पहनकर मांदर, ढोल, नगाड़ा और अन्य लोक वाद्य यंत्रों की धुन पर समूह में डांस करते हैं। ये संथाल समुदाय की सांस्कृतिक विरासत और सामूहिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट, दुनिया का पहला एआई आधारित प्लांट जीनोम प्लेटफॉर्म किस देश ने विकसित किया है? विच कंट्री हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई बेस्ड प्लांट जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म? इंडिया, यूएस, जापान, चाइना। आईसीएआर के सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला एआई बेस्ड प्लांट जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म ओपन क्रिस्पर आई POC1 विकसित किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, इंडिया। यह एआई डिजाइंड जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म है। पौधों में जीन नॉकआउट, बेस एडिटिंग और प्राइम एडिटिंग जैसी एडवांस्ड जीनोम एडिटिंग टेक्निक्स को यह संभव बनाता है। इसकी मदद से क्लाइमेट रिजिलियंट, डिसीज रेजिस्टेंट, हाई यील्डिंग और न्यूट्रिएंट रिच फसलें यहाँ पर विकसित हो सकेंगी। तो यहाँ पर नोट करना, प्लांट ओपन क्रिस्पर 1 POC1 दुनिया का पहला एआई बेस्ड प्लांट जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म है, जिसको आईसीएआर सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक ने विकसित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा शीत रक्ती प्राणियों के वर्ग से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द क्लास ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स? मैक्रोपस कंगारू, सीताकोला तोता, गिरगिट, कैमिलियन, पावो, पिकॉक। कैमिलियन यानी कि गिरगिट एक रेप्टाइल है और ये कोल्ड ब्लडेड होता है। इनके शरीर का तापमान बाहरी वातावरण के अनुसार बदलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, कैमिलियन, गिरगिट। मैक्रोपस एक मैमल है। पैरट और पीकॉक बर्ड्स है। मैमल्स और बर्ड्स दोनों ही वार्म ब्लडेड होते हैं। ये अपने शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखते हैं। एम्फीबियंस, रेप्टाइल, फिशेस कोल्ड ब्लडेड होती हैं, जबकि बर्ड्स और मैमल वार्म ब्लडेड होते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इससे आप एग्जाम में इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है? विच रिवर ऑफ अफ्रीका क्रॉसेज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस? कॉन्गो, लिम्पोपो, नाइजर, जम्बेजी। यहाँ पर राइट आंसर है बी, लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी अफ्रीका की प्रमुख नदी है। ये मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार पार करती है। कॉन्गो रिवर इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। नाइल अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है और जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया फॉल स्थित है। इन पॉइंट्स को भी नोट करिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से शब्द भारतीय संविधान में 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? Which of the following words were added to the Indian Constitution by the 42nd Amendment in 1976? 1. समाजवादी सोशलिस्ट, 2. गणराज्य रिपब्लिक, 3. धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर, 4th बंधुता फ्रेटर्निटी, 5th एकता एवं अखंडता यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 3 शब्द प्रियम्बल में जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, 1, 3 एंड 5। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। नेक्स्ट, जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक वस्तुओं के लिए कोई भुगतान नहीं करता तो उसे क्या कहा जाता है? When a person is not paying anything for public goods, it is known as निजी वस्तु, प्राइवेट गुड, प्रतिद्वंदी, राइवलस, फ्री राइडर, अपवर्जित ना किए जा सकने वाला, नॉन एक्सक्लूसिबल। जब कोई व्यक्ति पब्लिक गुड्स का लाभ उठाता है और उसके लिए कोई भुगतान नहीं करता तो उसे फ्री राइडर कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर सी, फ्री राइडर। फ्री राइडर बेसिकली एक प्रॉब्लम है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि नेशनल डिफेंस, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक पार्क ऐसी सेवाएं हैं जिनका लाभ सभी उठा सकते हैं और इसके लिए सबको पेमेंट या फिर टैक्स नहीं देना पड़ता। इसलिए फ्रेंड्स इनको फ्री सर्विसेज कहा जाता है। इसके अलावा पब्लिक गुड्स के 2 और इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं जहां से क्वेश्चन आ सकता है। पब्लिक गुड्स नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। नेक्स्ट, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर डन बाय इलेक्शन कमीशन,
डिलिमिटेशन कमीशन, प्लानिंग कमीशन, इलेक्शन कमीशन विद द असिस्टेंस ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन का गठन डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसका मेन काम होता है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को डिसाइड करना। साथ साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण यही करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, डिलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है चुनाव करवाना। हाल ही में डिलिमिटेशन कमीशन काफ़ी चर्चा में था, इसलिए यहाँ से हमको क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? विच बिकेम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू अचीव 100% इंश्योरेंस कवरेज? जयपुर, उदयपुर, अलवर, जोधपुर। राजस्थान का अलवर जिला भारत का पहला जिला बना है जिसने 100% इंश्योरेंस कवरेज हासिल कर लिया है। राइट आंसर सी, अलवर। ये उपलब्धि इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 अभियान के तहत प्राप्त हुई, जो भारत सरकार और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की संयुक्त पहल है। इस अभियान का उद्देश्य है कि वर्ष 2047 तक हर नागरिक को बीमा सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाक शैली के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? Which became the first country in the world to have its entire national cuisine inscribed on the Intangible Cultural Heritage List? जापान, फ्रांस, चाइना, इटली। इटली दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसकी पूरी राष्ट्रीय पाक शैली यानी कि पूरी कुजीन यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल की गई है। तो राइट आंसर है डी, इटली। ये मान्यता 2025 में यूनेस्को की बैठक के दौरान दी गई। इसमें केवल पिज्ज़ा या पास्ता जैसे डिश नहीं बल्कि पूरी इटालियन कुकिंग कुजीन को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, पृष्ठ तनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट सरफेस टेंशन? पृष्ठ तनाव का मात्रक सामान्यतः डाइन पर सेंटीमीटर होता है। सरफेस टेंशन इज टिपिकली मेजर्ड इन डाइन्स पर सेंटीमीटर। जल की बूंद का आकार पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होता है। द शेप ऑफ अ वाटर ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। द्रव अणुओं के बीच आकर्षण बल पृष्ठ तनाव के लिए उत्तरदायी होता है। द कोर्सिव फोर्सेस बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सरफेस टेंशन। कमरे के तापमान पर जल का पृष्ठ तनाव इथाइल अल्कोहल से कम होता है। एट रूम टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज लेस देन इथाइल अल्कोहल। यहाँ पर स्टेटमेंट ए, बी और सी तीनों सही हैं, डी गलत है। ये कथन गलत है क्योंकि कमरे के तापमान पर वाटर का सरफेस टेंशन लगभग 72 डाइन्स पर सेंटीमीटर होता है, जबकि इथाइल अल्कोहल का सरफेस टेंशन 22 डाइन्स पर सेंटीमीटर होता है। यानी कि वाटर का सरफेस टेंशन इथाइल अल्कोहल से अधिक होता है। इसी के कारण पानी की बूंदें अधिक गोलाकार बनती हैं। एग्जाम में ये फैक्ट काफ़ी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, वैदिक आर्य सप्त सिंधु क्षेत्र में रहते थे। 7 नदियों में से झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? द वैदिक आर्यंस लिव्ड इन द एरिया कॉल्ड सप्त सिंधु। व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ द झेलम रिवर? परुष्णी, अस्कनी, वितस्ता, पिपाशा। झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता था। राइट आंसर सी, वितस्ता। इसका उल्लेख ऋग्वेद तथा नीलमत पुराण में मिलता है। रवि नदी का प्राचीन नाम परुष्णी है, चेनाब का प्राचीन नाम अस्कनी है और ब्यास का प्राचीन नाम विपाशा है। इन नामों पर भी हमको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। नेक्स्ट, भारत में आधात्मिक खनिजों की भूमिका को कौन सा कथन सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द रोल ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स इन इंडिया? ए, भारत में औद्योगिक उपयोग के लिए पर्याप्त भंडार नहीं है। इंडिया लैक्स इनफ रिसोर्सेज फॉर इंडस्ट्रियल यूज। बी, इसका उपयोग मुख्यतः रत्नों के रूप में होता है। औद्योगिक उपयोग बहुत कम है। मोस्टली यूज्ड एज जेम्स विथ मिनिमल इंडस्ट्रियल यूज। सी, भारत में प्रमुख उद्योगों के लिए आवश्यक समृद्ध आधात्मिक खनिज भंडार है। इंडिया हैज रिच रिजर्व्स वाइटल फॉर मेजर इंडस्ट्रीज। डी, केवल धात्विक खनिज ही औद्योगिक विकास को बढ़ावा देते हैं। ओनली मेटेलिक मिनरल्स ड्राइव इंडस्ट्रियल ग्रोथ। भारत में लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम, डोलामाइट, फॉस्फाइट
कैलोकाइन जैसे अनेक नॉन मेटेलिक मिनरल्स के समृद्ध भंडार उपलब्ध हैं। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो सही है। राइट आंसर हो जाएगा सी। इंडिया हैज रिच रिजर्व्स वाइटल फॉर मेजर इंडस्ट्रीज। इन नॉन मेटल्स का उपयोग सीमेंट इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, सेरेमिक्स और केमिकल इंडस्ट्रीज में किया जाता है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथन और कारण को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। कथन, वित्तीय मध्यस्थ मौद्रिक नीति को वास्तविक अर्थव्यवस्था तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। असर्शन, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आर एसेंशियल इन ट्रांसमिटिंग मॉनेटरी पॉलिसी टू द रियल इकोनॉमी। कारण, वे एमपीसी द्वारा निर्धारित नीतिगत ब्याज दरों के अनुसार ऋण एवं जमा ब्याज दरों में परिवर्तन करते हैं। रीजन, दे एडजस्ट लैंडिंग एंड डिपॉजिट रेट्स इन रिस्पॉन्स टू पॉलिसी रेट्स सेट बाय द एमपीसी। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का मतलब होता है बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये मॉनेटरी पॉलिसी के ट्रांसमिशन मैकेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रेपो रेट फिक्स करती है जिसके आधार पर लैंडिंग रेट और डिपॉजिट रेट परिवर्तित होते हैं। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, भारत की सबसे महंगी पेंटिंग यशोदा और कृष्ण 167 करोड़ में बिकी। इसे किसने बनाया है? India's most expensive painting Yashoda and Krishna has been sold for 167 crores. Who painted it? Raja Ravi Verma, M.F. Hussain, Amrita Shergill, S.H. Raza. राजा रवि वर्मा की पेंटिंग यशोदा और कृष्ण 167 करोड़ में मुंबई में नीलाम हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, राजा रवि वर्मा। ये भारत की सबसे महंगी पेंटिंग बन गई। 1890 के दशक की फेमस पेंटिंग है। इस पेंटिंग को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन साइरस एस पुनेवाला ने खरीदा है। नेक्स्ट, इप्पा पुबू पंडुगा या महुआ फूल उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? इन विच स्टेट वॉज द इप्पा पबू पंडुगा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना। ये फेस्टिवल तेलंगाना में मनाया गया था। राइट आंसर तेलंगाना। इप्पा पबू पंडुगा तेलंगाना के अलीदाबाद जिले में मनाया गया। ये एक ट्राइबल फेस्टिवल है जो कि इप्पा यानी कि महुआ के फूलों के खिलने पर मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी? किलोवाट आवर, न्यूटन, जूल, कैलोरी। न्यूटन एनर्जी की नहीं बल्कि फोर्स की एसआई यूनिट है। यहाँ पर राइट आंसर होगा बी, न्यूटन। न्यूटन बल यानी फोर्स की एसआई यूनिट है। जूल एनर्जी की एसआई यूनिट है। किलोवाट आवर एनर्जी की कमर्शियल यूनिट है। कैलोरी हीट एनर्जी की इकाई है। एक कैलोरी के अंदर 4.186 जूल्स होते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। एक किलोवाट के अंदर 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ जूल्स होते हैं। यहाँ से भी हमको क्वेश्चन देखने को मिला है। ये दोनों फिगर्स भी ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप आपको आज के क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगे होंगे और आपको पता चला होगा कि किस तरह से एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और कल फिर एक बार मिलेंगे मॉक टेस्ट 14 के साथ। जो लोग इस मॉक टेस्ट को पहली बार देख रहे हैं वो इससे पहले वाले मॉक टेस्ट को जरूर लगाएं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सबको टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।